भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का गढ़ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। वैदिक सभ्यता के कालखंड में ही वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई थी। इसी सभ्यता के दौरान गाय को एक पवित्र पशु का दर्जा दिया गया था। इसी सभ्यता में जनपदों का विकास हुआ, राजाओं को अनेक अधिकार मिले। जाति और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी वैदिक सभ्यता के समय ही हुई थी। इसी सभ्यता के समय में ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ था। लेकिन इस सभ्यता की शुरुआत किसने और कब की थी? किन लोगों ने वैदिक सभ्यता बसाई थी? वैदिक सभ्यता को क्यों भारत के इतिहास में विपरीत विकास के तौर पर देखा जाता है? वैदिक सभ्यता किन भागों में बटी हुई है? आपने कई बार वैदिक सभ्यता टर्म के बारे में सुना होगा, लेकिन यह सभ्यता क्या थी और कैसे अस्तित्व में आई, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए वैदिक सभ्यता के इतिहास के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, करीब 800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता मानी जाती थी। इस सभ्यता में लोग ब्रोंज से पहने हथियार और औजार यूज किया करते थे। सिटी प्लानिंग और ड्रोनेज सिस्टम भी कमाल का था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में एक सन्नाटा देखने को मिला और इस सभ्यता के कई सालों के बाद भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई। ये नींव आर्यंस ने रखी थी। आर्यंस कौन थे और कहां से आए थे, इस बारे में इतिहासकारों की एक राय नहीं है। इसको लेकर आज भी विवाद जारी है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, तो दूसरी ओर अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्यंस मिडिल ईस्ट और यूरेशिया से भारत आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये काफ़ी समझदार लोग थे और इन्हें लिखने पढ़ने का ज्ञान था। आर्यंस ने ही भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। करीब 900 सालों तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। आर्यंस कैसे दिखते थे, इसके बारे में भी वर्णन मिलता है। वे गोरे रंग के थे, बलिष्ठ बाहु वाले थे, उनके बाल घुंघराले थे और लंबी नाक थी। वे लोग घोड़ों की सवारी किया करते थे। भारत में पहली बार घोड़ों का इस्तेमाल आर्यंस द्वारा ही किया गया था। अपने रथ के आगे घोड़े बांधकर वे उसे चलाया करते थे। तलवारबाजी और तीर कमान जैसे हथियार चलाने में वो पारंगत थे। खुद की रक्षा के लिए उन्हें ढाल और कवच बनाने भी आते थे। आर्यंस पशुपालन और कृषि कार्यों के जरिए जीविका चलाते थे और उन लोगों की देवी देवताओं में गहरी आस्था थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। आर्यंस को लिपि की जानकारी नहीं थी। वे इंडो आर्यन लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसे संस्कृत के प्राचीन रूप के तौर पर जाना जाता है। भारत में आर्यन सबसे पहले पंजाब प्रांत के इलाके में बसे होंगे, क्योंकि वेदों पुराणों में जिन नदियों का नाम है वो इसी प्रांत में बहती थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भारत से ही आर्यंस पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में फैल गए थे। आर्यंस वैदिक क्रियाएं किया करते थे। वो देवताओं को मानते थे, यज्ञ हवन किया करते थे और एक जैसी भाषा बोलते थे। और जो इनके विपरीत क्रियाएं करते थे उन्हें दस्यु या दास कहा गया है। ये सभी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आर्यंस ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना वर्चस्व कायम किया। इस स्थान को उन्होंने आर्यव्रत का नाम दिया। पुरातत्व विभाग की जांच और खनन में वैदिक काल के कई सबूत हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। आइए इन दोनों टाइम पीरियड की खासियत और डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इस काल के दौरान सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद पहली बार लोगों ने ग्रुप बनाकर रहना शुरू किया था, जिन्हें जन कहा गया था। कई कबीले साथ में मिलकर अपना राजा तय किया करते थे। हालांकि इस काल में राजा के पास ज़्यादा पैसा और पावर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इस काल में राजा को जनता से कोई टैक्स नहीं मिलता था। राजा अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला भी नहीं ले सकता था। समिति और संघ के लोगों से सलाह लेने के बाद ही राजा कोई निर्णय लेता था। कुछ अधिकारी राजा के पास होते थे, जिन्हें रत्ननीन का दर्जा दिया गया था। इस काल में लोग कान से, पीतल और टीन की मदद से अपने बर्तन, हथियार और औजार बनाया करते थे। इन हथियारों से वे कृषि के कार्य और शिकार किया करते थे। व्यापार के लिए बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में ही गाय को पवित्र पशु का दर्जा दिया गया था। लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे और इंद्र को जल का देवता मानते थे। साथ ही अग्नि की पूजा भी लोग किया करते थे।
वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी। लोगों को कर्म के आधार पर 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। इन वर्णों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में कई बार आपको बता चुके हैं। बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो इस काल में जन और बड़े हो गए थे और उन्हें अब जनपद कहा जाने लगा था। इस काल के लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया और लोहे के हथियार अन्य धातुओं के हथियार से ज़्यादा मजबूत और बेहतर थे। इन औजार के इस्तेमाल से कृषि उद्योग को गति मिली। लोगों ने पशुपालन भी अधिक करना शुरू कर दिया। उत्तर वैदिक काल में टैक्स सिस्टम भी शुरू हो गया। जनता को अपनी कमाई या उत्पाद का 1/16वां हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। पहले के मुकाबले अब राजा अमीर होने लगे। वो बड़े बड़े महलों में रहने लगे। उनके अधिकार भी बढ़ गए थे। हालांकि कई फैसलों के लिए उन्हें अभी भी रत्ननील की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अधिकारियों की बात मानने के लिए राजा अब बाध्य नहीं था। राजाओं ने अपनी सेना का विस्तार करना शुरू किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ कुरीतियों का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस काल में स्त्रियों के दर्जे में गिरावट आने लगी थी। पुरुष स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगे थे। पिता की संपत्ति पर महिलाएं अपना हक नहीं जता सकती थी। हालांकि बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म अभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी महिलाओं की आज़ादी पर अंकुश लगाने की शुरुआत हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में जहां बार्टर सिस्टम चलता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की शुरुआत हुई। निष्क, शतमान, कृष्ण और पाद, ये 4 प्रकार की मुद्राएं शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जाति ने वर्ण को रिप्लेस कर दिया। अब लोगों की जाति उनके जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। पहले कर्म के आधार पर वर्ण में लोगों को बांटा जाता था। राजा के बेटे को राजा बनने के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सभी चीज़ें आनुवांशिक होने लगी। कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो उस काबिल हो या ना हो। जन्म के आधार पर तय की गई जाति से उसकी जीवन भर पहचान की जाती थी। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत भी सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही हुई। पहले जहाँ लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, अब लोगों ने यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, पशु बलि और नर बलि जैसी प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया था। रामायण और महाभारत का लेखन भी इसी काल के दौरान हुआ था। ये कुछ अंतर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले थे। दोस्तों, वैदिक काल को लेकर कई बातें स्पष्ट हैं, तो कई सवालों का जवाब आज भी एक्सपर्ट्स खोज रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वैदिक काल की स्थापना करने वाले आर्यंस कौन थे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी खुद को आर्य बताता था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यंस शुरुआत से ही भारत में रह रहे हैं, जो तिब्बत से यहाँ आए थे। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यंस करीब 10,000 साल पहले आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। हालांकि इन बातों को साक्ष्य प्रमाण के तौर पर नहीं लिया जाता। वर्ल्ड हिस्टोरियंस आर्यंस को आज भी भारत का मूल निवासी नहीं मानते हैं। दोस्तों, भले ही आर्यंस भारत के मूल निवासी थे या नहीं, लेकिन भारत के इतिहास में इनका योगदान अमूल्य और महत्वपूर्ण रहा है। कई बहुमूल्य जानकारी आज उनके लिखे वेदों से हमें मिलती है, जिसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। वैदिक काल के बाद भारत में गुप्ता, मौर्य और कुषाण वंशों की स्थापना हुई और कई विशाल साम्राज्य देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी वैदिक काल के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्यंस भारतीय थे या वो किसी दूसरी देश से हमारे देश में आए थे? नीचे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।